प्रयत्न, प्रयत्न ही मानव को सफलता की ओर ले जाता है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। सारा जीवन हमारी लड़ाई हमारे अपने आप में ही होती है। अगर हम इससे जीत लेते हैं तो सारी चुनौतियों को हम यूं ही पार कर जाएंगे। तो इसी जीवन पाठ के साथ आज के गोट की श्रृंखला में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आइए चलते हैं आज के विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। और सबसे पहला विषय हम लोग का आज है वो है संस्कृत के बारे में। साथियों, श्रावण मास की अमावस्या, श्रावण मास का पूर्णिमा, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन यानी रक्षाबंधन के दिन ही संस्कृत दिवस का आयोजन किया जाता है। अगर थोड़ा सा इस अमावस्या और पूर्णिमा के खेल को समझ लें हम लोग तो चीज़ें और भी आसान हम लोग की हो जाएगी। तो देखेंगे एक मास में अगर ये हमारा सूरज है और यह हमारा पृथ्वी है और यह है चंदा मामा, तो चंदा मामा लगभग 29 दिन में पृथ्वी के एक चक्कर काटेगा। तो एक चक्कर काटने के दौरान वो कभी यहाँ भी आएगा, कभी यहाँ पहुँचेगा और कभी यहाँ पहुँचेगा। और चक्कर की दिशा, चक्रण की दिशा कैसी रहती है तो एंटी क्लॉकवाइज होती है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है। तो ये, और अगर इस हिस्सा को अगर आप देखेंगे अभी तो यह जो वाला हिस्सा होगा ये वाली यहाँ पर नाइट होगा और यहाँ पर डे होगा। क्यों नाइट होगा इस वाले हिस्से में? क्योंकि यह सन के अपोजिट वाले पार्ट में है और यहाँ पर डे होगा। तो चंद्रमा तो इधर वालों को ही दिखेगा, इधर वालों को दिखने से रहा, क्योंकि तो वो तो रात में ही दिखाई देता है, दिन में तो सूर्य की रोशनी में वह छुप जाता है। तो रात में जब चंद्रमा यहाँ पर रहेगा तो यहाँ वाले बोलेंगे कि पूर्णिमा की रात है, और जब चंद्रमा यहाँ पर रहेगा तो यहाँ वाले बोलेंगे अमावस्या की रात है। यह है फुल मून पूर्णिमा और यह है न्यू मून अमावस्या। तो अभी जो स्थिति आएगी 8 अगस्त को, जो जब भी रक्षाबंधन होगा 11 अगस्त को, वो थोड़ी सी जो तारीख उसमें ऊपर नीचे लोग अपने तरीके से, लेकिन जो रक्षाबंधन का दिवस होगा वो ये वाली स्थिति है, ये पूर्णिमा का दिन है। तो इसी पूर्णिमा को संस्कृत दिवस का आयोजन किया जाता है। कब? तो श्रावण मास का पूर्णिमा, श्रावण मास का पूर्णिमा, ये आपको ध्यान में रखना है। श्रावण मास के पूर्णिमा को ही संस्कृत दिवस का आयोजन किया जाता है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है कि श्रावण मास की पूर्णिमा के 3 दिन पहले और श्रावण मास की पूर्णिमा के 3 दिन बाद, यानी कि इस 7 दिन को वह संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाएगी। तो ये जो संस्कृत सप्ताह की जो तिथि है आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वह तिथि क्या है? 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक। तो अगर आपको परीक्षा में पूछा जाता है संस्कृत सप्ताह का आयोजन तिथि बताइए, तो आप बताएंगे 8 अगस्त और 14 अगस्त। और अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, तो श्रावण मास की पूर्णिमा को, जिस दिन रक्षाबंधन होता है उसी दिन ही संस्कृत दिवस का आयोजन किया जाता है वैश्विक स्तर पर। श्रावण मास की पूर्णिमा को विश्व संस्कृत दिवस होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ये जो संस्कृत सप्ताह होगा 8 अगस्त से 14 अगस्त तक, इस समय कौन कौन सी गतिविधि संचालित की जाएगी हम लोगों को ये भी पढ़ना है। इतना ही पढ़कर नहीं निकल जाना है, इतना ही पढ़कर निकलेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा में हम लोग पहली फुर्सत में निकल जाएंगे। तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि ये इस पूरे सप्ताह में कौन कौन सी गतिविधि को संचालित की जाएगी। अगर हम यह जान लेते हैं तो हमें ये तिथि भी याद रहेगा। और अगर हम लोग इस तथ्य को जल्दी जल्दी याद करके अगर निकल जाते हैं, क्योंकि विद्यार्थी बहुत ज़्यादा
जल्दी में रहते हैं, क्वालिटी पे कम क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हमसे ये चूक ना हो, तो इसीलिए हम लोग यहाँ आइए जानते हैं कि इस 8 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में कौन कौन सी गतिविधि संचालित की जाएगी। तो निबंध लेखन का आयोजन किया जाएगा और निबंध का क्या क्या विषय रहेगा, संस्कृत और संस्कार। संस्कृत और संस्कार में क्या संबंध है, सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत, यह एक विषय है। संस्कृत पढ़ने से लाभ, संस्कृत भाषा नैतिक मूल्यों की भाषा है, यह अगला विषय है। नाटक का भी आयोजन किया जाएगा। और संगोष्ठी, संगोष्ठी का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस, इसमें विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, वाद विवाद किया जाता है। और इस वाद विवाद का विषय क्या रहेगा, वेद, उपनिषद, आरण्यक इत्यादि। और इसमें जो संस्कृत के महाकवि रहे हैं जैसे कि पाणिनि, कालिदास और वाल्मीकि, वेद व्यास, जिनको कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है, तो उनकी जो कृतियां हैं उन पर भी कहानी के जरिए प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। तो इस स्लाइड से आपके 2 प्रश्न हैं। पहला तो संस्कृत सप्ताह की तिथि बताइए, तो 8 अगस्त से 14 अगस्त। और दूसरी बात है संस्कृत दिवस कब होता है, तो श्रावण मास की पूर्णिमा को होता है, जिस दिन रक्षाबंधन होता है। तो आइए चलते हैं, यहाँ हम लोग का कर्तव्य बनता है कि थोड़ा सा हम लोग संस्कृत भाषा की महत्ता पर विचार कर लें। संस्कृत भाषा देववाणी है, संस्कृत भाषा भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा है। हम भारत की सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद, वो भी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। संस्कृत भाषा प्राचीन समय से ही ऐसा माना जाता है कि विद्वानों की भाषा रही है, ऋषि मुनियों की भाषा रही है। इसके कठिन और जटिल होने के कारण आम जन के यह समझ में नहीं आती थी। वो पाली जैसे प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे संस्कृत के स्थान में। तो यहाँ आइए संस्कृत पर नज़र डालते हैं कौन कौन से तथ्य जो हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं, पहला बिंदु है भारतवर्ष का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही लिखी गई थी, जो कि 3500 वर्ष पुराना है। तो ऋग्वेद का समय काल क्या है, 1500 BC। तो 2000 इधर 1500 पीछे, दोनों को अगर जोड़ दें, दोनों का योग कर दें तो प्राप्त होगा 3500 वर्ष। वेदों की भाषा संस्कृत है। जितने चारों वेद हैं, इस चारों वेद का विभाजन महाकवि वेद व्यास जी ने किया था। और इस चारों वेद, उपनिषद, आरण्यक, इन सभी की भाषा क्या है, संस्कृत है। और प्रत्येक वेद में, प्रत्येक जो वेद है उसको समझने के लिए वहां उसका व्याकरण दिया गया है, और जिसको प्रातिशाख्य के नाम से जाना जाता है। तो ऋग्वेद का अपना एक प्रातिशाख्य है, उसी तरीके से यजुर्वेद का अपना एक प्रातिशाख्य होगा जहां व्याकरण है, और उसके माध्यम से यजुर्वेद को, ऋग्वेद को समझा जा सकता है। तो इस अलग अलग प्रातिशाख्य होने के कारण अलग अलग व्याकरणों का विकास भी हुआ। लेकिन महाकवि पाणिनि ने 10 व्याकरण की शाखाओं को मिला के एक व्याकरण बनाया, और उन्होंने इसको नाम दिया अष्टाध्यायी। और यही अष्टाध्यायी आज के जो विद्वान पुरुष हैं, संस्कृत की कसौटी को परखने के लिए पाणिनि की ही किताब अष्टाध्यायी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि है। और यह एक व्याकरण ग्रंथ है जो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। यहाँ देख रहे हैं कि इस अवधि में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, ये सब संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। जो संस्कृत भाषा है वह इंडो आर्यन है, और इस इंडो आर्यन को थोड़ा समझना पड़ेगा हम लोगों को। ये जो इंडो आर्यन भाषा है, जो भारत के उत्तरी, मध्य एवं पश्चिमी भाग में बोली जाती है,
जैसे कि हो गया आपका गुजराती, हो गया उड़िया, हो गया मैथिली, हो गया भोजपुरी, हो गया, ये सब संस्कृत के ही अंग हैं। और ये संस्कृत भाषा को इंडो आर्यन भाषा कहा जाता है, जो भारत के उत्तरी, मध्य और पश्चिमी भाग में बोला जाता है। यह इंडो आर्यन जो भाषा है, यह इंडो ईरानियन के तहत में आता है, इंडो ईरानियन के तहत में आता है। और ये जो इंडो ईरानियन है, यह इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली के तहत आता है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली के तहत आता है। तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली में कई सारे भाषाएं हैं, जैसे कि ग्रीक हो गया, जैसे कि आपका लेटिन हो गया, जैसे कि आपका बाल्टोस हो गया। तो ऐसे ही कई सारे हैं, उनमें से एक है इंडो ईरानियन, और इंडो ईरानियन का एक भाग है इंडो आर्यन। इंडो ईरानियन के भी 3 भाग हैं, एक तो इंडो आर्यन है और एक तो ईरानियन है, और तीसरा नूरिस्तान है, नूरिस्तान और इंडो आर्यन। और यह सब किसने बताया? तो ये बताया था विलियम जोन्स महोदय ने। विलियम्स जोन्स महोदय ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृत की भाषा को जोड़ दिया यूरोप की भाषा से। वो बताते हैं जैसे माता संस्कृत में माता है, तो उसी तरीके से अंग्रेजी में मदर है, और जब जर्मन जाएंगे तो उसमें मटर है। तो जैसे कि 3, तो 3 अंग्रेजी में 3 है, और हिंदी में संस्कृत में क्या है? त्रय है। तो ऐसे ही बहुत सारे शब्दों को उन्होंने लिया और उन शब्दों को जोड़कर उन्होंने बताया कि संस्कृत में और यूरोप की भाषा में काफी गहनता का संबंध है। और उन्होंने आखिर इसको आगे चल के बता दिया कि यह जो इंडो आर्यन भाषा है, यह यूरोप से ही निकली हुई है। तो ये विलियम जोन्स महोदय थे। इतिहास में इनका काफी महत्वपूर्ण स्थान है। 1784 में ये फोर्ट विलियम बंगाल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। काम था वकीली का, घूस कहाँ रहे थे? तो भारतीय संस्कृति पर। और इन्होंने नस्ली आधार पर बांट दिया था भारत को। लेकिन वर्ष 2014 में जब जीनोम मैपिंग हुआ तो द्रविड़ भाषा परिवार और इंडो आर्यन भाषा परिवार एक ही, जब जीनोम मैपिंग से पता चला कि अलग अलग नस्ल ये नहीं है। तो ये जो विलियम जोन्स हैं, ये 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना ये कर चुके हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। यह तथ्य उनकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है इतिहास के दृष्टि से। तो ध्यान रखिएगा, वह कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत को जोड़ा यूरोपियन लैंग्वेज से? तो विलियम्स जोन है। संस्कृत को इंडो आर्यन लैंग्वेज कहा जाता है। इंडो आर्यन लैंग्वेज इंडो ईरानियन के तहत आता है। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के तहत आता है। भारत में द्रविड़ भाषा परिवार भी है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार भी है। जो द्रविड़ भाषा परिवार है उसमें तमिल आता है, तेलुगु आता है, कन्नड़ आता है, मलयालम आता है। और जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है और उसमें आता है मुंडा भाषा परिवार। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो जो उरांव की जो बोली है, कुड़ुक बोली, वह आता है द्रविड़ में, और मुंडा वाले आते हैं कहाँ? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक में। आगे चलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से कर लेंगे। और यह जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, इसको भारोपीय भाषा भी कहते हैं। भारोपीय। इस भारोपीय का जब आप संधि विच्छेद कर देंगे साथियों, तो आपको क्या मिलेगा? भारत धन यूरोप। इसीलिए इसको भारोपीय भाषा परिवार भी कहते हैं। संस्कृत को देववाणी भी कहा जाता है। यह ऋषि मुनियों विद्वानों की भाषा थी, और यह संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल है। ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जा चुका है। संस्कृत को किस लिपि में लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और साथियों, पाणिनि द्वारा तैयार किया गया व्याकरण इतना वैज्ञानिक है कि संस्कृत भाषा को कंप्यूटर की लैंग्वेज के लिए सर्वोत्तम भाषा माना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा है। विलियम्स जोन ने खुद माना है कि ग्रीक अंग्रेजी से कहीं सटीक और
परिष्कृत भाषा संस्कृत है, लेकिन प्रयोग कर रहे हैं अंग्रेजी का। गलती उनकी नहीं, हमारी है। हम अपनी संस्कृति और विरासत को संरक्षित नहीं कर पाए, ये तो हमारा काम है, उनका काम नहीं। तो दोषारोपण हम पर करना चाहिए, उन पर नहीं। इनको तो बढ़ावा हमको देना चाहिए, लेकिन हम लोग शिथिल पड़े हुए थे प्राचीन काल में। प्राचीन काल में अंग्रेजों के आने के बाद से एक तथ्य यहाँ और भी महत्वपूर्ण है, ये आप पढ़ेंगे कि कंप्यूटर भाषा के लिए सर्वाधिक अनुकूल है कि विश्व का एकमात्र संस्कृत अखबार सुधर्म कर्नाटक से प्रकाशित होता है। यह आज भी प्रकाशित होता है, प्रतिदिन ऑनलाइन भी उपलब्ध है। आप जाके इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ तो नहीं सकते हैं, संस्कृत आएगा तब तो पढ़ेंगे, लेकिन देख जरूर लीजिएगा। तो सुधर्म ध्यान रखेंगे। कहाँ से छपता है? तो कर्नाटक के मैसूर से। मैसूर यानी कि टीपू सुल्तान भाई का स्थान है। आगे देख रहे होंगे तो अन्य महत्वपूर्ण संस्कृत जो ग्रंथ है, अगर मैं छोड़ दूं किसको, ऋग्वेद को, उपनिषद को, आरण्यक को, ब्राह्मण ग्रंथ को, तो कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम भी किसमें लिखी गई है? संस्कृत में लिखी गई है। महाभारत भी संस्कृत में, रामायण भी संस्कृत में। महाभारत के रचयिता कौन? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। रामायण के रचयिता कौन? वाल्मीकि जी। आइए चलते हैं आगे। आगे है मुख्यमंत्री जी। 9 अगस्त 2022 विश्व आदिवासी के दिन वे आदिवासी समारोह में शामिल हुए और उन्होंने वहां कई महत्वपूर्ण चीजों पर बात की। तो सबसे पहला जो चीज था वो बता रहे थे कि हम लोगों ने वन अधिकार पट्टे का व्यापक तौर पर वितरण किया, और उस दौरान उन्होंने अचानक मार के जो वन है वहाँ के लोगों को वन अधिकार पट्टा दिया। सीता नदी जो टाइगर रिजर्व है वहाँ के लोगों को उन्होंने पट्टा दिया। तो ये जो पट्टा दिया जा रहा है, इसका कानूनी अधिकार क्या है, उसको हम लोग आज देखेंगे। इसके अलावा उन्होंने पेशा कानून के बारे में भी बात किया। पेशा कानून, उन्होंने कहा कि पेशा अधिनियम तो छत्तीसगढ़ में लागू थी, लेकिन सरकार ने इससे नियम नहीं बनाए थे, तो वो पूरी तरीके से लागू नहीं था। तो ये दो मुख्य चीज़ों पर उन्होंने बात किया। फिर वो आगे अपनी योजनाओं को बता रहे थे कि 65 प्रकार के लघु वन उपज की खरीदी की जा रही है, और आगे बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, जिसको हम लोग कल देखे हैं, तो उसके बारे में उन्होंने बताया। तो जो ये जो 4 मुख्य विषयों पर जो उन्होंने बात की, तो उसमें से जो मुझे महत्वपूर्ण लगा है वह है वन अधिकार का पट्टा। तो साथियों आइए देखते हैं ये वन अधिकार का पट्टा का कानूनी अधिकार क्या है। तो वन अधिकार पट्टा का वितरण वन अधिकार अधिनियम वर्ष 2006 के तहत दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ प्रारंभिक परीक्षा का सबसे प्रिय प्रश्न जो बनते हैं अधिनियम से, वो अधिनियमों का अधिनियमित वर्ष पूछता है। तो आपसे पूछेगा निम्न में से वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष आया था? 2006, 2008, 2009, 2007। आप बताएंगे 2006। नहीं पढ़े रहेंगे तो कहाँ से बताएंगे? पढ़ना ही तो पड़ेगा ना। तो वन अधिकार अधिनियम 2006। आइए थोड़ा सा इसके पहलू को समझते हैं। बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी रहता है। नींव को समझेंगे तो इमारत को समझेंगे। तो देखिए, आज़ादी के पहले तो अंग्रेजों ने वनों पर तो अधिकार कर लिया, और वनों का अधिकार प्रयोग क्यों किया? क्योंकि वो वन संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करना चाहते थे, और वन संसाधनों के प्रयोग से ब्रिटेन को मालामाल करना चाहते थे। और अंग्रेजों के इस कृत्य के कारण अनेक आंदोलन भी हुए, जनजातीय आंदोलन। मुख्यमंत्री जी ने जिक्र भी किया, गुंडाधुर, गेंद सिंह, वीर नारायण सिंह, न जाने कितने लोगों ने आंदोलन किया। झारखंड में जो बिरसा मुंडा जी हैं, जो भगवान के तुल्य हैं उस जनजाति में। तो ऐसे कई विद्रोह भी हुए अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन आज़ादी के बाद क्या हुआ? अब तो हमारी शासन थी ना, तो क्या हुआ आइए उसको जानते हैं। तो इसको 3 फेज में मैं बांटूंगा। पहला आएगा फेज 1। फेज 1 रहेगा 1947 से लेकर 70 तक। इस दौरान सरकार ने केवल जो फॉरेस्ट रिसोर्स थे उसका दोहन करने पर ही ध्यान दिया। तो जैसे इसके कॉमर्स के लिए, वाणिज्य के लिए, टिम्बर के लिए, टिम्बर यानी कि लकड़ी के लिए, माइनिंग के लिए, तो
1947 तक सरकार केवल वन संसाधनों का प्रयोग करना चाहती थी और इस प्रयोग करते समय उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि यह जनजातियों या वनवासियों को इसकी कीमत क्या चुकानी होगी। संसाधनों का तो प्रयोग हो रहा था, क्योंकि साथियों जो वनवासी होते हैं, जनजाति होते हैं, वो वनों पर निर्भर होते हैं। उनका निवास स्थान भी वन है और उनकी आजीविका का साधन भी वन है। अगर सरकार वन संसाधनों का प्रयोग करेगी अंधाधुंध देश के विकास के लिए, तो उनका निवास स्थान भी चला जाएगा और उनके आजीविका के साधन भी चले जाएंगे। जब फेज 2 आया, फेज 2 का मतलब है 1970 से लेकर 1988 तक। अभी सरकार को यह समझ में आया कि अगर इन संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करते रहे तो एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे। तो हम लोग को इन संसाधनों का प्रयोग करने के साथ साथ इनका संरक्षण भी करना पड़ेगा। लेकिन इस बार भी जनजातियों के हितों को ध्यान में नहीं रखा। तो इस समय इकोनॉमिक यूज के साथ साथ कंजर्वेशन को भी ध्यान में रखा गया। कंजर्वेशन को क्यों ध्यान में रखा गया? क्योंकि अभी आप जानते हैं कि स्टॉकहोम कन्वेंशन होने लगा था, जो पर्यावरण पर आधारित था 1972 में, और 1972 में ही यूएनईपी की स्थापना की गई और 1972 में ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 भारत में लागू हुआ और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, 1980 में वन संरक्षण अधिनियम, 1974 में आप देख रहे होंगे तो ये जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम, 1981 में वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम। तो ये संरक्षण किए जा रहे हैं। देखिए ये संरक्षण के प्रयास हो रहे हैं, साथ में इकोनॉमिक यूज भी हो रहा है, लेकिन यह जनजातियों के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया। परिणाम क्या हुआ? जगह जगह आंदोलन हुए और सरकार 1988 के बाद जनजातियों के हितों पर भी ध्यान देना शुरू किया। उनका मानना था, अब सरकार के अप्रोच में बदलाव हुआ और सरकार का मानना था अगर हम लोगों को वन संसाधनों का प्रयोग करना है देश के विकास के लिए और पर्यावरण के संरक्षण के लिए, तो इसमें हम लोगों को वनवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करना ही पड़ेगा। और परिणाम स्वरूप वर्ष 2006 में वन अधिकार अधिनियम 2006 लाया गया। इससे पहले पेशा अधिनियम 1996 भी लाया गया था। इस वन अधिकार अधिनियम का पूरा नाम होता है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। इस वन अधिकार अधिनियम का यह पूर्ण रूप है और इसको छोटे लघु रूप में वन अधिकार अधिनियम 2006 के रूप में जानते हैं। इस अधिनियम के तहत व्यक्तिगत रूप से भी वनवासियों को भूमि का पट्टा दिया जाता है, व्यक्तिगत रूप से और सामुदायिक रूप से भी, ताकि वह अपने जीवन का निर्वाह वहां से कर सके। क्योंकि जब संरक्षण किया गया तो वनों पर इनके आने जाने पर रोक लगा दी गई। अब सोचिए जिसका निवास स्थान ही वन है, अगर उसको वनों पर ही नहीं जाने दिया जाएगा, जिसकी आजीविका ही वनों पर आधारित है, अगर उसको वनों पर जाने से रोक दिया जाएगा तो स्थिति कितनी भयानक हो जाएगी। तो इसीलिए 1988 के बाद यही परिवर्तन आया। 1970 से 1988 तक कंजर्वेशन किया गया, लेकिन उस कंजर्वेशन में जनजातियों को और अन्य परंपरागत वन निवासी थे उनको साथ नहीं लिया गया। 1988 के बाद ये अप्रोच बदला और बोला गया कि वनों पर उनके भी कुछ अधिकार हैं, वनों से उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव है, तो उनको भी साथ रखना पड़ेगा। तो इसीलिए उनको अब व्यक्तिगत या सामुदायिक आधार पर पट्टा दिया जाता है। अभी ही दिया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दिया हुआ है। तो ये जो वन अधिकार अधिनियम है
यह जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार को वनों पर मान्यता प्रदान करता है कि वनों पर इनका भी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आधार है। ध्यान में रखेंगे, वन अधिकार अधिनियम अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों जो पीढ़ियों से वनों में निवास करते रहे हैं परंतु उनके अधिकारों को अभी लिखित नहीं किया गया, वन अधिकारों की पहचान कर उन्हें उपलब्ध कराता है। इसमें प्रदत्त वन अधिकारों के ब्यौरागत करने की व्यवस्था, साथ ही वन क्षेत्रों पर अधिकार के पहचान हेतु वांछित साक्ष्य एवं अधिकार देने की व्यवस्था है। लेकिन जो वन अधिकार पट्टा चाहते हैं, जो सामुदायिक वन अधिकार पट्टा चाहते हैं, उन्हें साबित करना पड़ेगा कि हम वनों पर ही रहते हैं कम से कम 75 सालों से, और या फिर 2005 से पहले, और हमारी आजीविका इसी वनों पर आधारित है। ये साबित करना पड़ेगा, भी वन अधिकार पट्टे व्यक्तिगत रूप से या सामुदायिक वन अधिकार पट्टे प्रदान किए जाएंगे। तो वनों पर आश्रित समुदायों की जीविका एवं आहार की सुरक्षा सुनिश्चित करना इस अधिनियम का लक्ष्य है। वन्य ग्रामों में मूलभूत विकास सुविधाएं प्रदान करना भी इस अधिनियम का लक्ष्य है। और ये आप पढ़ लेंगे, बहुत सरल है, चीजें समझा दी गई हैं, समझ सकते हैं। कोई समस्या होगी तो कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। प्रावधान क्या है? यह अधिनियम वनवासी के वनों पर आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। यह अधिनियम वन भूमि पर आवास अथवा स्वयं जीविकोपार्जन के उद्देश्य से खेती हेतु, और खेती कैसा करना है? जीविकोपार्जन के लिए, व्यवसायिक खेती नहीं। अगर आपको पट्टा दिया गया और अगर आप वहां व्यवसायिक खेती करेंगे तो पट्टा वापस ले लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप वहां व्यवसायिक खेती करेंगे तो पर्यावरण का अवनयन होगा, उसके लिए आपको रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, अनेक प्रकार के वहां ऐसी गतिविधियां होंगी व्यवसायिक खेती से जिससे वनों की स्वास्थ्य को खतरा होता है। कई पर्यावरणविद तो ये भी मानते हैं कि इस अधिनियम से वनों का विनाश होगा। अब अभी देखिए, दोनों में सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, पर्यावरण का भी सुरक्षा हो, देश का भी आर्थिक विकास हो, और ये जो वनवासी हैं इनके भी अधिकारों का हनन ना हो। और भी इसके हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे, तो ये वनवासियों को व्यक्तिगत अथवा सामूहिक कब्जे के अधिकार को मान्यता प्रदान करता है। और यहाँ पर देखोगे तो लघु वन उपज है, गौड़ वन उत्पाद है, लकड़ी नहीं काट सकते, टहनियां ले जा सकते हैं गिरी हुए चीजों को। अभी कोई टहनी नीचे गिर गई तो उसको उठा सकते हैं, काट हम लोग नहीं सकते हैं। ऐसे और कुछ अधिकार वहां प्रदान किए गए हैं, यहाँ लिखा हुआ है, आप उसको ध्यान से पढ़ लेंगे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आप अपने लक्ष्य से विचलित न होएं और अपने लक्ष्य की ओर सदा बढ़ते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही।